वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज फिर से हम लोग एम लक्ष्मीकांत का जो अपना एक चैप्टर है मूलाधिकार फंडामेंटल राइट, जो एक वाइड डिस्कशन का चैप्टर है, उसमें आज सेशन 6 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग शिक्षा और संस्कृति के अधिकार और हम लोग संवैधानिक उपचार के अधिकार को आज डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले के अगर वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाकर वीडियोस को देखिए, क्योंकि बेसिक चीजों से आप मॉडरेट की तरफ जब चलिएगा तो चीजें क्लियर होते चली जाएगी। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब और शेयर आप करते हैं करते रहिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आज अगर हम लोग आएंगे सबसे पहले संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 पर डिस्कस करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, क्योंकि आज अगर आप देखते होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जैसे आप आदिवासी को जानते हैं, एक आदिवासी को जानते हैं, वो अगर बिहार में आए, वो अगर पंजाब में जाए, तो क्या उसको अपना जो है वो भाषा समझ में आएगा? अपनी भाषा तो उसको समझ में आएगी क्या? बिहार की भाषा उसको समझ में आएगी या पंजाब की भाषा उसको समझ में आएगी? बहुत रेयर एंड रेयर केस में, जब बहुत दिनों से लोग रहते हैं तो उसको समझ में आते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति जो आदिवासी है वो हमारे यहाँ की भाषा को समझ सके। इसी को लेकर के आर्टिकल 29 में यह बंद किया गया हुआ है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को उसकी अपनी बोली, जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। अब अगर बिहारी होगा, ठीक है, अगर बिहारी होगा तो किसी कारणवश अगर उसको बज्जिका बोलने की आदत होगी, किसी कारणवश अगर उसको बज्जिका बोलने की आदत होगी, तो सरकार ये नहीं बोल सकती है कि आपको हम बज्जिका नहीं बोलने देंगे। अगर कोई आदिवासी है जो बिल्कुल अपनी अपनी भाषा में बोलता है, तो उसको अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा को सुरक्षित रख सके, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सके। तो इसके लिए आर्टिकल 29 को मेंशन किया गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये फंडामेंटल राइट होगा एक व्यक्ति का। इसके अतिरिक्त अगर देखिएगा तो नागरिकों को राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं या उसकी सहायता प्राप्त जो संस्था होती है, उसमें किसी कारण बस इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि एक व्यक्ति जो आदिवासी वो बिहार में नहीं पढ़ सकता है, एक व्यक्ति जो बिहारी है वो झारखंड में नहीं पढ़ सकता है, और एक व्यक्ति जो बिहारी है और वो अगर मुस्लिम धर्म को मानता है तो वो केरल में नहीं जा सकता है। अगर केरल का कोई मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम है तो वो बिहार में नहीं आ सकता है। इस तरीके की चीजों से उसके सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको उसके ऊपर जो है वो एक प्रतिबंध लगाया गया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आर्टिकल 29 ये मेंशन करता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो है उनको भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य जितना हद तक है कोशिश करेगी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि नागरिकों के का जो एक अपना, अगर आप बोलिएगा तो जो उनकी भाषा है वो उनको अलग तरीके से हमें जो है वो प्रदर्शित करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। मतलब किसी व्यक्ति के भाषा से हम ये समझ सकते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो इस कारण से उस भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक और चीज मेंशन किया गया हुआ है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनको, भाषाई अल्पसंख्यक जो होंगे उन पर उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो अल्पसंख्यक के लिए धार्मिक अल्पसंख्यक की बात तो क्लियर हो गया हुआ है, लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक में ये नहीं बोला गया हुआ कि वो माइनॉरिटी ही होगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, अगर किसी कारणवश वो अल्पसंख्यक है भाषा के आधार पर, तो उसको भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हुई है उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट करके और चीजों को जोड़ने की बात कही जा रही है, होता भी है इसमें, वो चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर भाषा के आधार पर संरक्षण प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति आंदोलन करता है तो इसको हम किसी कारणवश से जो है वो ऐसा नहीं समझेंगे कि वो गैर राजनीतिक होगा, वो उस व्यक्ति का अधिकार होगा कि वो भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करे। ठीक है, ऐसे चीजों को हम लोग गैर संवैधानिक नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट चीज आता है हमारा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया। वो सपोज दैट एक आदिवासी है, एक आदिवासी व्यक्ति ने अपना एक स्कूल खोला और स्कूल खोल करके चाहा कि हम यहाँ पर जो हमारी बेसिक शिक्षा है उसको प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए किसी भी कारणवश उसके ऊपर कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर दिखा गया हुआ है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। इसी कारण से मदरसा भी बनता है। ठीक है, इसी कारण से मदरसा बनता है। नेक्स्ट अगर आप आइएगा तो राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। अगर किसी कारणवश से आर्थिक सहायता सरकार देती है तो चाहे तो सरकार जितने भी आदिवासी संस्थाएं हैं उसको भी देगी ये चीजें, ये सहायता,
और किसी कारण बस से इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल आपका 30 बोलता है। इस तरीके से अगर आर्टिकल 30 के ऊपर बात कीजिएगा तो ये अल्पसंख्यक जो भाषाई और धार्मिक आधार पर पिछड़े हुए लोग होते हैं उसकी सुरक्षा करता है, और किसी अन्य अनुभाग के लिए ये और चीज प्रोवाइड नहीं करता है, केवल धार्मिक और भाषाई आधार पर उसको संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक किसको कहा जाएगा ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, जिसका एक गलत फायदा उठाया जाता है कि हमारे यहाँ पूरे अगर आप देखिएगा तो 12 और 30 परसेंटाइल अगर मुस्लिम लोग होते हैं और 1 परसेंटाइल जो है उसमें से कुछ और मुस्लिम में ही अलग जो है वो जात के होते हैं, तो उसमें से उन लोगों को मेजोरिटी में गिना जाता है, कुछ लोगों को माइनॉरिटी में गिना जाता है। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा लूप पॉइंट है, लूप होल है, जिस पर डिस्कस बाद में किया जाएगा, जो कि मैटर ही नहीं है हमारे डिस्कशन का। ये केवल कंट्रोवर्शियल मैटर है जिसपे आप डिस्कस करके चीजों को बहुत लंबे खींच सकते हैं, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, प्रीलिम्स से नहीं। तो बाद में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी उसकी जरूरत नहीं है। बाकी अगर आएंगे हम लोग संवैधानिक उपचार के अधिकार के ऊपर, एक चीज तो आप बहुत क्लियर समझ लीजिए कि अगर किसी कारणवश आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप कहां जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32, और 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये अधिकार आपको दिया गया हुआ है संवैधानिक उपचार के अधिकार में, जो 32 से 35 में मेंशन किया गया हुआ है। और यही बातें पूरे 32 से 35 तक में मेंशन किया गया हुआ है, जिस पर वाइड चीजों को यहाँ पर लिखा गया हुआ है। इसमें अगर देखिएगा आप तो एक चीज कहा गया हुआ है कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन अगर आपका होता है तो आप अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों के हनन होने पर जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बोला गया हुआ है कि अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसको इसलिए किया जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके लिए डायरेक्ट नहीं बोल सकता है कि इसके लिए 32 का यूज नहीं करवा सकता है किसी व्यक्ति से कि जो है वो कार्यपालिका के आदेश पर विधायिका जो है वो संवैधानिकता का निर्धारण कर रही है। इस कारण से तो मतलब ये बनता है कि जब तक किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन क्लियर तौर पे नहीं होता है तब तक जो है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। ये संवैधानिक उपचार के अधिकार में आता है। इसके बाद ये जो आर्टिकल 32 है इसको भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय का संज्ञा दिया गया हुआ है, क्योंकि अगर संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं होता तो सरकारें ऐसी रूल बनाती जो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता और फिर चीजें वहां पर जाकर के जीरो हो जाती। इसके बाद एक चीज और किया गया हुआ है इसमें कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि अनुच्छेद 32 में संविधान के मूल विशेषताएं जो है उसको मेंशन किया गया हुआ है, संविधान के मूल विशेषताएं। और इसके बाद इस तरह से इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान किए गए हुए थे आर्टिकल 32 में। इसमें यह बोला गया कि मूल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। किसी कारणवश अगर मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए कोई काम आता है, कोई अगर मैटर उठता है, तो उस सिचुएशन में यह देखना पड़ेगा कि क्या जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो अमेंडमेंट हुआ है, ये पूरी तरीके से सही है या नहीं है। और किसी कारणवश अगर ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करेगा तो वहां तक ये शून्य माना जाएगा जहां तक किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करेगा, ये आर्टिकल 32 बोलता है। इसके बाद अगर आप आइएगा, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। अगर किसी कारणवश कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है किसी व्यक्ति के, तो उसके लिए जो उच्चतम न्यायालय है वो आदेश जारी कर सकता है, और इसके लिए वो रीट जारी करता है। जो 4 रीटें हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, परमादेश रीट, उत्प्रेषण रीट और अधिकार परीक्षा रीट, ये वीवीआई टॉपिक है और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद, इस सेशन के बाद, क्योंकि इसके बाद ये सेपरेट सेशन तैयार किया जाएगा कि आपको ये चीजें बहुत क्लियर समझ में आए। उसके बाद यहाँ से जो आर्टिकल 32 से मेन चीज निकल करके आता है कि यहाँ पर आर्टिकल 226 भी ये बोलता है कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो भी, उसमें भी आप जा सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो। लेकिन अनुच्छेद 32 ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसको सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए एक बेसिक प्रोसेस के अनुसार। लेकिन अगर वो चाहे तो डायरेक्ट 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन 26 के थ्रू अगर हाई कोर्ट जाकर के वो स्टेप बाय स्टेप आता है तो चीजों के ऊपर जो है वो आसानी से, अगर आप देखिएगा तो जजमेंट देना बेहतर होता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट ही जाए,
डायरेक्ट 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ना जाए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ था, ये आर्टिकल 32 था। आज से हम लोग जो है वो बेसिक चीजों को सेपरेट करके पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए जैसे कर रहे हैं, और ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट सेशन आपका फंडामेंटल राइट का जो है वो सेशन नंबर 7 होगा, जिसमें और चीजों को क्लियर देखेंगे। हम लोग पूरे रीड को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज के सेशन के लिए, लेकिन अगर ऐसा लगा कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।